वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे द मेकिंग ऑफ कर्ज की। ऋषि कपूर स्टारर कर्ज, जिसे डायरेक्ट किया था शोमैन सुभाष घई ने। इस वीडियो को बनाने की वजह भी है क्योंकि जो पिछली वीडियो थी द मेकिंग ऑफ विधाता, जिसे भी डायरेक्ट किया था सुभाष घई ने, उसमें मैंने बताया था कि कर्ज फ्लॉप हो गई थी और उसे उस वक्त सुभाष घई को एक कमबैक करना था और उस तरीके से विधाता बनी। बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कि आपका तो रिसर्च बेकार है, आपको कुछ नहीं पता, कर्ज तो ब्लॉकबस्टर थी, कर्ज तो सिल्वर जुबली थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मुझे भी लगता था कि कर्ज के तो गाने इतने अच्छे होंगे और इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, इतनी अच्छी कहानी थी, तो जरूर वो भी फिल्म हिट रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं था, कर्ज फ्लॉप हो गई थी। और उसका रीजन ये था कि जब कर्ज रिलीज हुई थी तो उस वक्त थिएटर में कुर्बानी भी रिलीज हुई थी। और कुर्बानी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, बहुत ही स्टाइलिश फिल्म थी। और लोगों को कुर्बानी ज्यादा पसंद आई, कर्ज के थिएटर खाली रह गए थे। और सिर्फ खाली रह गए थे ये तो फ्लॉप तो जो थी सो थी। इस फिल्म के ना चलने का जो अफेक्ट हुआ था ऋषि कपूर के लाइफ में, ऋषि कपूर डिप्रेशन में चले गए थे। ऋषि कपूर का कॉन्फिडेंस इतना शेक हो गया था कि वो शूटिंग में, जो दूसरी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, उसका कैमरा फेस करने में उन्हें डर लग रहा था। और ये मैं कोई र्यूमर या अपने ख्यालों से नहीं बात कर रहा हूँ, ये ऋषि कपूर की खुद की किताब खुल्लम खुल्ला प्यार में अगर आप पढ़ोगे, पेज नंबर 87 चले जाना और फिर पेज नंबर 89 में आपको ये मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। It dawned on me much later that my breakdown was the direct result of Kerr's unfortunate fate at the box office. I would regain some of my lost confidence when I had a drink in evening with my friend. रोज शाम को शराब पीना पड़ता था अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। आई वुड ट्रेम्बल विथ फियर। मैं इतना घबरा चुका था उस वक्त। आप बहुत सारे, इनफैक्ट बहुत पुराने आर्टिकल पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो ये हुआ हुआ था। कर्ज कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी, अगर आप लोग को लगता है तो ये आप डिनाइल में है। खैर, कमिंग टू द मेकिंग ऑफ दिस मूवी। कर्ज क्यों बनी थी, और ये एक सुभाष घई के करियर के लिए एक बड़ा स्टेप था। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि सुभाष घई ने जो डायरेक्शन स्टार्ट किया था वो कालीचरण से किया था। कालीचरण हिट हो गई थी और विश्वनाथ भी हिट हो गई थी। उसके बाद जो थर्ड फिल्म थी गौतम गोविंदा, वो फ्लॉप हो गई थी। और गौतम गोविंदा के फ्लॉप होने के पीछे सुभाष घई मानते थे कि जो प्रोड्यूसर का इंटरफेरेंस जो इस फिल्म में था वो बहुत ज्यादा था। इसीलिए अब मुझे अपनी फिल्म खुद ही प्रोड्यूस करनी चाहिए, मुझे अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। तो सुभाष घई ने अपने फादर इन लॉ के साथ मिल करके मुक्ता फिल्म्स लॉन्च किया, जो आगे चल के मुक्ता आर्ट्स बनी, जिसकी पहली फिल्म थी हीरो। कर्ज के प्रोड्यूसर सुभाष घई नहीं थे, हालांकि कंपनी इन्हीं की थी, लेकिन उसमें पैसा लगाया था फारूकी अख्तर ने, और एक और को प्रोड्यूसर थे जगजीत खुराना ने। डायरेक्ट सुभाष घई ने किया था। अब ये आइडिया कैसे आया कि कर्ज की कहानी कैसे बनी? तो हुआ ऐसा था कि सुभाष घई ने एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी, द री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड। और उसमें पुनर्जन्म की कहानी थी। तो फिल्म बहुत ज्यादा सुभाष घई को नहीं पसंद आई, लेकिन री इनकारनेशन का आइडिया उन्हें पसंद आया, क्योंकि उसमें यह था कि जो री इनकारनेशन होता है, इस जो प्रोटैगनिस्ट है उसका, जब वो दूसरे जन्म में जन्म लेता है तो वो दूसरे के शरीर में लेता है। क्योंकि हमने पहले भी जितनी भी री इनकारनेशन वाली फिल्में देखी थी, चाहे वो मिलन हो या महबूबा हो, तो उसमें मान लीजिए सुनील दत्त है मिलन में, पिछले जन्म में मर गए तो दूसरे जन्म में भी सुनील दत्त होके ही पैदा हो रहे हैं। राजेश खन्ना जो है वो महबूबा में पिछले जन्म में राजेश खन्ना थे, तो इस जन्म में भी राजेश खन्ना ही थे। आगे चल के करण अर्जुन में भी यही हुआ था। जो री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें ये था कि दूसरा जन्म दूसरी शरीर में होता है। और ये आइडिया सुभाष घई को पसंद आया। मैं सोचा कि इस पे काम करते हैं। और वो ब्रेक लेके ऊटी गए। गौतम गोविंदा फ्लॉप हो गई थी तो इन्हें कुछ चाहिए था, थोड़ा ब्रेक। गए और वहां पे इन्होंने स्टोरी आइडिया को डेवलप किया। कहानी जैसी आपने फिल्म देखी होगी, उसका ये था कि रवि वर्मा नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसका रोल किया था राज किरण ने। और वो एक लड़की से प्यार करते हैं, कामिनी, जो कि सरजूड़ा नाम के एक विलेन की ही एजेंट है। और वो ऋषि कपूर, जो राज किरण है, उनसे सिर्फ दौलत के लिए प्यार कर रही है। राज किरण उनसे शादी कर लेते हैं, लेकिन जो कामिनी है वो रवि वर्मा को मार देती है और रवि वर्मा के पूरे जायदाद पे कब्जा कर लेती है, और उनके बहन को और माँ को और जो भी भांजे भांजी थे उनको घर से निकाल देती है। इसके बाद रवि वर्मा का दोबारा जन्म होता है, और जो जन्म होता है वो ऋषि कपूर के रूप में होता है। ऋषि कपूर नए जन्म में एक पॉपुलर सिंगर हैं, मोंटी उनका नाम है।
लेकिन एक ट्विस्ट है कि जब भी वो कोई एक पर्टिकुलर धुन बजाते हैं गिटार पे, तो उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आती है। और फिर कहानी कुछ इस तरह से मुड़ती है कि वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनका घर पिछले जन्म में था, और फिर चीजें अनफोल्ड होती हैं, और फिर ये पिछले जन्म में जो इनके साथ गलत हुआ था उसका वो बदला लेते हैं। कहानी प्रॉमिसिंग थी। हालांकि इससे जस्ट पहले जो आपकी महबूबा आई थी, पुनर्जन्म वाली स्टोरी, वो ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी, तो रिस्की सब्जेक्ट था। लेकिन सुभाष घई ने रिस्क लिया कि नहीं, मैं इसे बनाऊंगा। इस दौरान क्या हुआ था कि ऋषि कपूर का करियर थोड़ा सा डाउनहिल जा रहा था। ऋषि कपूर ने, आपको पता ही है, बॉबी से शुरुआत की थी, और वो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। लेकिन बॉबी के बाद इन्हें जो लगा था कि मैं तो अब सुपरस्टार बन जाऊंगा, वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसी साल जंजीर आ गई, और पूरा जो मिड 70s जो था, वो अमिताभ बच्चन का दौर था। और अगर आपने ऋषि कपूर के इंटरव्यूज वगैरह पुराने देखे होंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस वक्त अमिताभ बच्चन नाम के एक तूफान से लड़ रहा था, और उस वक्त अमिताभ, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना का जमाना था, और मैं एक चॉकलेटी हीरो था, तो मैं कहीं फिट नहीं हो पाता था। तो मेरी जितनी भी कहानियां होती थी, वो यंग कपल रोमांस वाली स्टोरी बनती थी, और उसकी मास अपील होती नहीं थी। तो ये चाहते थे कि बहुत हो गया स्वेटर पहन करके, जर्सी पहन के पेड़ों के इर्द गिर्द घूमना, मैं भी कुछ इंटेंस रोल करना चाहता हूँ। तो उन्हें भी तलाश थी कुछ ऐसे पावरफुल रोल की। सुभाष घई को ये बात पता चली, तो उनके जो राइटर थे सचिन भौमिक, उन्होंने बोला कि आप ऋषि कपूर से मिलिए, क्योंकि उन्हें भी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कहानी की तलाश है एज अ सोलो हीरो, जिसमें वो अपना पूरा इनपुट दे पाए। तो सुभाष घई की मुलाकात हुई ऋषि कपूर से, और ऋषि कपूर ने कहा कि हाँ, ये मुझे कहानी पसंद है। अब ऋषि कपूर के पिछले जन्म में जो ऋषि कपूर थे, तो ऋषि कपूर का हेयर स्टाइल राज किरण से मिलता था। सिर्फ हेयर स्टाइल ही मिलता था, और कुछ नहीं मिलता था। तो उस रोल के लिए राज किरण को साइन किया गया। हीरोइन किसे लिया जाए? सुभाष घई चाहते थे कि एक फ्रेश फेस मैं लाऊं, और उसकी उसकी एक और रीजन थी कि ये अपने, एक तो नई कंपनी स्टार्ट किए थे, पैसा ज्यादा ये देना नहीं चाहते थे, खर्च करना नहीं चाहते थे, और हीरो हीरोइन से ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे अपने काम में। इसीलिए, क्योंकि ऋषि कपूर भी चूंकि स्ट्रगल कर रहे थे, तो इन्होंने ऋषि कपूर को भी ले लिया कि चलो, ये भी अभी इनका भी अभी टाइम थोड़ा खराब चल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। हीरोइन के लिए इन्हें पता चला कि देश परदेश नाम की फिल्म एक जो देवानंद ने बनाया, उसमें वो एक नई लड़की के साथ काम कर रहे हैं। तो सुभाष घई ने देवानंद को अप्रोच किया, और देवानंद ने इनकी मुलाकात करवा दी टीना मुनीम से। टीना मुनीम से मिलके, आपने देखा होगा जो कैरेक्टर टीना मुनीम ने जो प्ले किया है कर्ज में, वो रियल लाइफ में भी कुछ वैसी ही थी, चुलबुली सी थी, और बहुत ज्यादा सीरियस लाइफ को लेकर के नहीं, उस तरीके का उनका पूरा पर्सनैलिटी था। तो सुभाष घई की उनसे मुलाकात हुई, और सुभाष घई को लगा कि हाँ, ये परफेक्ट चॉइस है मेरी हीरोइन के लिए। अब बारी थी चूज करने की, जो विलेंस कौन कौन से होंगे। तो फिल्म में सरजूड़ा जो है, वो प्रेमनाथ का कैरेक्टर, प्रेमनाथ ने वो रोल किया है। सरजूड़ा के लिए इन्होंने प्रेमनाथ को इसलिए कास्ट किया क्योंकि प्रेमनाथ पिछली तीनों फिल्मों में जो सुभाष घई ने बनाई थी, उसमें प्रेमनाथ थे। इसीलिए सुभाष घई ने उनको बोला, और जाकर के बोला कि देखिए, मेरी फिल्म में, क्योंकि पहले जो फिल्में थी उसमें उन्होंने पॉजिटिव रोल किया था प्रेमनाथ ने, और हालांकि प्रेमनाथ एज अ विलन काफी पॉपुलर भी थे उस वक्त में। जॉनी मेरा नाम में जो उन्होंने रोल किया था, उस वजह से लोगों को पता था कि प्रेमनाथ एज अ विलन जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो सुभाष घई ने प्रेमनाथ को कहा कि मेरे पास एक विलन का रोल है, और वो आपको करना है। रोल छोटा है, मैं आपको कम पैसे दूंगा, और आपको एक भी डायलॉग भी नहीं दूंगा। तो प्रेमनाथ ने कहा कि यार, ये क्या, मेरी तो डायलॉग डिलीवरी की वजह से मुझे लोग जानते हो, और आप मुझे ऐसा बिना डायलॉग का क्यों, मुझे डायलॉग क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने बताया कि आप एक विलन हो, और आप गूंगे विलन हो, और आप जो बातें जो कन्वे करते हो लोगों से, वो अपने हाथ में एक ग्लास को ऐसे टन 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 करके बजाते हो, और उसी से आपका जो असिस्टेंट है, वो आपकी बात को समझ के लोगों को समझाएगा। अब सुनने में ये थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन आइडिया प्रेमनाथ को पसंद है। बोला कि ये स्क्रीन पे अच्छा लगेगा देखने में। तो वो मान गए। चलो, इस तरह से सरजूदा हो गई। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था फिल्म का, कामिनी, जिसे सिमी ग्रेवाल ने किया था, उसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन थी कि किसको लिया जाए, क्योंकि ये जो लड़की है, वैम्पिश भी है, और रोमांटिक भी है, रोमांटिक सीन्स भी इन्हें देना है। तो जो सुभाष घई के कई दोस्तों ने बोला कि आप इस रोल के लिए बिंदु को कंसिडर करो, क्योंकि बिंदु का वो थोड़ा वैम्पिश वाला, उस वक्त वो रोल्स करती भी थी,
कभी कैबरे डांसर, कभी वो घर तोड़ने वाली औरत जो होती थी, उस तरह के रोल। लेकिन जो कामिनी का जो कैरेक्टर था उसमें एक सर्टेन ग्रेस था, वो मॉडर्न थी, थोड़ी वो स्टाइल वाली थी। तो और उस वक्त इंडस्ट्री में सिमी ग्रेवाल को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया था। एक तो सिमी ग्रेवाल अल्ट्रा मॉडर्न थी, हमेशा इंग्लिश में ही बात करती थी। और जो अपीयरेंस उनका मेरा नाम जोकर में था, वो अपीयरेंस सुभाष घई को याद था, क्योंकि वैसा ही एक मॉडर्न गर्ल चाहिए थे उन्हें कामिनी के रोल के लिए। और सिमी ग्रेवाल को ज़्यादा इंडस्ट्री ने यूज़ नहीं किया था, तो एक तरीके से कम दिखने वाली लड़की थी। और सुभाष घई चाहते भी थे कि हमेशा में कुछ नया रिविलेशन हो एक तरीके का। तो उन्होंने सिमी ग्रेवाल को अप्रोच किया, बट सिमी ग्रेवाल ने रोज सुना और कहा कि नहीं यार, ये वैम्प, मैं विलन नहीं बन सकती, मैं तो हीरोइन हूँ। तो सुभाष घई ने उनको समझाने की कोशिश कर ली कि देखिए, आप वैसी विलन नहीं है खूंखार की, डाकू और वो जो होते हैं विलन के अड्डे वाले, वो जो कमर्शियल फिल्मों में जिस तरह के विलन होते थे, कि आप में एक ग्रेस रहेगा, आप स्टाइलिश विलेन रहेंगी, और आपको इसमें थोड़ा कुछ रोमांस भी करना है। तो अच्छे से अप्रोच किया उन्हें, पूरे सीन समझाए ऋषि के सिमी ग्रेवाल को सुभाष घई ने। थोड़ा डाउट था सिमी ग्रेवाल को, लेकिन फिर भी वो मान गई कि चलो ठीक है, मतलब प्योर विलेन नहीं हूं मैं। लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट हुई और जब धीरे धीरे कामनी का जो कैरेक्टर, जब वो स्क्रिप्ट जब उन्हें मिला, डायलॉग्स जो मिले, तो सिमी ग्रेवाल को लगा कि ये, वो बार बार हर रोज बहस होती थी सुभाष घई से कि नहीं, ये तो जब भी मैं डायलॉग पढ़ रही हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी खूंखार विलन हूँ। और पहले बहुत दिन तक सुभाष घई ने भी उनको समझाने की कोशिश की कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो। बहुत सारी बातें बातें हुई। 70% शूटिंग हो गई थी फिल्म की। और उसके बाद एक पर्टिकुलर सीन अगर आपको याद होगा, जब राज किरण की डेथ होती है, और उसके बाद जो सीन है जहाँ पे कामनी चिल्ला के इनकी माँ और जो बहन है राज किरण की, उनको घर से निकलवा देती हैं, कहती हैं कि तुम लोगों ने तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। और उसके बाद जो कामनी के भाई हैं वो धक्के दे करके राज किरण की माँ और बहन को हटा देते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो उस सीन में लगा कि ये सिमी ग्रेवाल को लगा कि यार, ये तो मैं बिल्कुल ही प्रॉपर विलेन ही लग रही हूँ, इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है कि इसमें जरा सा भी मेरे कैरेक्टर में कुछ पॉजिटिव एंगल है। अब सुभाष घई भी थक गए कि यार, कितना इनको समझाऊं मैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं पिक्चर ही बंद कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है मेरी बात। और फिर हो गया झगड़ा सेट पे। अब सब परेशान कि यार, 70% फिल्म बन चुकी है और अब सुभाष घई कह रहे हैं कि फिल्म बंद कर दूंगा, आपको बात मेरी नहीं समझ में आती। तो जो दुर्गा खोटे जो थी, जो जिन्होंने ऋषि कपूर की माँ का रोल किया था, वो भी उस वक्त सेट पे मौजूद थी। उन्होंने जाके सिमी ग्रेवाल को थोड़ा समझाया कि आप सुभाष की बात पे यकीन करो, ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। और दुर्गा खोटे काफी फेमस एक्ट्रेस थी, उस समय की वेटरन थी, मुगले आजम में उन्होंने काम किया था। तो सिमी ग्रेवाल दुर्गा कोटे की बात मानी और कही कि चलिए ठीक है, मैं करती हूँ। फिर दोबारा से शूटिंग रिज्यूम हुई। अच्छा, म्यूजिक जो है कर्ज का, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक तो आपका जो हीरो है वो सिंगर है। तो आपको और सिर्फ सिंगर नहीं, वो पॉप टाइप का सिंगर है, वो स्टेज शोज वगैरह करता है। उस समय पॉप म्यूजिक का चलन भी था। तो सुभाष घई को लगा कि मुझे आर डी बर्मन को लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का वेस्टर्न म्यूजिक को इंडियनाइज करके आर डी बर्मन पेश करते थे, वो लोगों को पसंद आता था। लेकिन हुआ ये था कि जो इससे जो पिछली फिल्म थी गौतम गोविंदा, उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूजिक दिया था और इनकी दोस्ती भी ठीक ठाक हो गई थी। तो एक बार डिनर पे बैठे हुए थे और बोला सुभाष घई ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि मैं जो फिल्म बना रहा हूँ थोड़ा सा वेस्टर्न जैसा है, मैं सोच रहा हूँ आर डी बर्मन को कंसिडर करूँ। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगा कि यार, हमें हमें क्या प्रॉब्लम है, कि हमें क्यों नहीं बोल रहा। सुभाष घई को लगा था कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था वो थोड़ा सा इंडियन था, वो ज्यादा वो ढोलक तबला हारमोनियम इन सब इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते थे अपने म्यूजिक में, और जो आर डी बर्मन थे वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का। तो लक्ष्मीकांत ने कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम वो म्यूजिक नहीं दे सकते और आप आर डी बर्मन को कंसिडर कर रहे हो, तो वी आर टेकिंग दिस एज अ चैलेंज। हम ट्यून बनाते हैं, आप सुनो उसके बाद बताओ। तो सुभाष घई को लगा कि लगता है ये लोग ऑफेंड हो गए, लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं था, तो हाँ ठीक है, आप बनाइए, मैं सुनूंगा। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कर्ज का म्यूजिक बनाया, और वो जबरदस्त म्यूजिक बना। दर्दे दिल दर्दे जिगर जब कंपोज किया था, तो जब वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो सुनने में हारमोनियम पे सुभाष घई को लगा कि ये तो गजल जैसा है, और मेरा जो हीरो है वो तो पॉप सिंगर है, तो ये दर्दे दिल दर्दे जिगर क्या गाएगा।
लेकिन चूंकि जो फिल्म का सीन था, क्योंकि स्क्रिप्ट पूरा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सुना दिया था सुभाष घई ने, तो सीन जिस तरीके से था और दर्दे दिल दर्दे जिगर जैसे लिरिक्स पे भी उन्होंने जो वेस्टर्न बीट यूज करके उस गाने को फॉर्म किया जब रिकॉर्डिंग हुई, तो सुभाष घई ने कहा कि यार ये तो कमाल का ही इंस्ट्रूमेंट आपने यूज कर लिया है। और फिर इस तरीके से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसमें फाइनल हो गए। और फिर फिल्म में एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए था, थीम म्यूजिक, जो कि कई बार बजेगा और जिसको लेकर के ऋषि कपूर को अपने पिछले जन्म की बातें याद आएगी। तो उसके लिए 4-5 ट्यून्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने क्रिएट किए थे। लेकिन जो सुभाष घई को पसंद आया था, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पसंद नहीं आया था। जो आपने एक हसीना थी का जो म्यूजिक सुना है, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली चॉइस नहीं थी। वो चाहते थे कि दूसरी जो हमने म्यूजिक कंपोज की है उसको यूज किया जाए। लेकिन सुभाष घई ने कहा कि नहीं नहीं, ये पर्टिकुलर म्यूजिक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओम शांति ओम जो गाना था, जो कि इतना बड़ा क्रेज है, उसमें उसको जब गवाना था तो किशोर कुमार अवेलेबल नहीं थे। तो उसकी रिकॉर्डिंग, जो डमी रिकॉर्डिंग जो थी, वो लक्ष्मीकांत ने अपनी आवाज में की थी। और प्यारेलाल सबको बहुत वो आवाज पसंद आया था, तो पहली जो रिकॉर्डिंग थी वो लक्ष्मीकांत की आवाज में थी। और लक्ष्मीकांत चाहते थे कि फिल्म में यही वर्जन यूज कर लिया जाए। लेकिन चूंकि उस वक्त म्यूजिक राइट जिस तरीके से बिकते थे, कैसेट्स किशोर कुमार के नाम पे बिकते थे, सुभाष घई के जिद पे कि नहीं नहीं, ये किशोर कुमार ही गाना गाएंगे, इस वजह से लक्ष्मीकांत थोड़े नाराज भी हो गए थे। बट खैर, ये बना गाना। और पैसा जो गाना है, जो पहला इंट्रो सॉन्ग है ऋषि कपूर का, उसमें आपने देखा होगा कि पहली बार सुभाष घई स्क्रीन पे दिखते एक मोटे आदमी के रोल में। तो उस वक्त क्या था कि सुभाष घई ने अपने टीम को कहा था कि एक मोटा आदमी खोज करके लाओ, जब वो लाइन आएगा ना पैसा, तो उस वक्त वो मोटा आदमी स्क्रीन पे आएगा। तो पूरी टीम ने खोजा वोजा, उसके बाद खोजना बंद कर दिया। जब जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रही थी तो सुभाष घई ने पूछा कि कहाँ है भाई वो मोटा आदमी। तो सबने कहा कि देखिए, हमें लगता है कि आपसे बेटर ये वाला पार्ट कोई नहीं कर सकता। सुभाष घई भी हंसने लगे कि यार तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन फिर सुभाष घई ने वो पर्टिकुलर शॉट दिया, और उसके बाद एक ट्रेंड बन गया कि सुभाष घई हर अपनी फिल्म में एक छोटा सा स्पेशल अपीयरेंस देंगे। तो यहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके से कर्ज बनी। और जब रिलीज हुई, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो 1980 में रिलीज हुई, और रिलीज जब हुई उसी के बाद कुर्बानी रिलीज हो गई। और कुर्बानी में ऋषि कपूर ने भी कहा है कि कर्ज हमारी स्टोरी बहुत अच्छी थी, फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन कुर्बानी में जो मसाला था वो शायद ऑडियंस को ज्यादा पसंद आता, क्योंकि उसमें एक तो डिस्को, सेक्स, जिस तरह का सेक्स सिंबल उस वक्त जीनत अमान थी, उसके अलावा दो दो बड़े स्टार्स, फिरोज खान एंड विनोद खन्ना तो उस वक्त टॉप स्टार थे। और म्यूजिक भी कुर्बानी का जबरदस्त था, नाजिया हसन को आप लेकर के आ गए थे, तो उसने जो बज ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था मार्केट में, लोगों को कुर्बानी में ज्यादा इंटरेस्ट था। और इस वजह से सिर्फ कर्ज पिट गई, क्योंकि फिल्म तो बहुत अच्छी थी। फिल्म आज के डेट में कल्ट मानी जाती है। सुभाष घई की बहुत लोग कहते हैं कि वो बेस्ट फिल्म अगर कोई है तो कर्ज ही है। हालांकि फिल्में उन्होंने बहुत सारी बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं चली। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ, जैसा मैंने बताया, कि ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी फिल्में जो ऋषि कपूर चाहते थे कि मैं एज अ सोलो हीरो इस्टेब्लिश हो जाऊं, वो हो नहीं पा रहा था। तो इनको लगा था कि कोई तो एक फिल्म हो जो कि मुझे याद किया जाए उस फिल्म को लेकर के। कर्ज वो फिल्म थी, वो आज भी है, लोग उसको याद करते हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे वो उस तरह का नंबर वो नहीं लेके आ पाई थी। हालांकि चूंकि फिल्म इतनी पॉपुलर थी कि इसके दो दो बार रीमेक्स बने। एक तो अनऑफिशियल रीमेक ओम शांति ओम फराह खान ने बना दिया, और एक तो हिमेश रेशमिया ने बनाया। सुभाष घई ने बताया कि हिमेश रेशमिया को मैंने राइट्स दे दिए बनाने के लिए, लेकिन वो फिल्म मैंने आज तक देखी नहीं। तो ये थी कहानी कर्ज की। अनफॉर्चुनेटली फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म थी तो बड़ी अच्छी मजेदार फिल्म थी, लेकिन होता है। हालांकि जो शिमी ग्रेवाल थी, उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए, क्योंकि एक अलग किस्म का रोल था और इतना जो एप्रीहेंशन था उनके अंदर कि मैं क्या करूंगी इस फिल्म में, तो वो सब क्लियर हो गया और उनके करियर डिफाइनिंग रोल साबित हुआ बेसिकली ये। इसके अलावा जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, उनको मिला फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड। तो जाइए देखिए कर्ज, और बताइए कैसी आपको फिल्म लगती है। इससे जुड़ी कुछ और अगर इंटरेस्टिंग बातें आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।